हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे और घर पर बैठ के अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण की हल करने की जो प्रतिस्थापन विधि है उसको आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 के उनको भी बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। बच्चों, यहां पर इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.2 जो पढ़ाई है उसमें आपको ग्राफी विधि से समीकरणों को हल करना सिखाया गया था। ग्राफी विधि के बाद आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। तो अभी तक हम जो ग्राफी विधि से करते थे उसके बाद हम आज प्रतिस्थापन विधि पर क्यों आ गए, यह भी आपको एक समझने वाली बात है। बच्चों, जब कभी हम समीकरणों को हल करते हैं और हल करने के बाद जो x अर्थात चर की जो वैल्यूज निकलती हैं, x और y की जो वैल्यूज निकलती हैं, वो अगर वैल्यू पूर्णांक ना हो तब हमें ग्राफी विधि से समीकरणों को हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर देखिए, अभी हम आपको बता दें कि जैसे हम कभी ग्राफी विधि से अगर हल करना चाहें और यदि हमें x और y की वैल्यू इस प्रकार से मिले, मान लेते हैं कि x की वैल्यू मिल जाए 1.35 और y की वैल्यू मिल जाए 2.75, तो भैया यहां पर ऐसी वैल्यू अगर मिल जाए तो वहां पर ग्राफ में इनको बिंदुओं को प्रदर्शित करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो फिर हम इस विधि का प्रयोग नहीं करते। ऐसी भी वैल्यू मिल सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि x बराबर 3/5, y बराबर 7/8, कुछ ऐसा मिल जाए तो अभी हमें ग्राफी विधि से समीकरणों को हल करना कठिन समझ में आएगा, क्योंकि हम इन बिंदुओं को ग्राफ पर प्लॉट करने में बहुत समस्या बनेगी। ऐसा भी हो सकता है कि x बराबर √3, y बराबर 2√3 या 2√5, ऐसा कुछ आ जाए तो हम ऐसे सवालों को भी ग्राफी विधि से हल करने में समस्या बनेगी। ठीक है, तो अगर हमें पूर्णांक मिलते हैं, पूर्णांक मतलब x का मान 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, y का मान 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए या माइनस में भी हो सकते हैं, तो अगर पूर्णांक प्लस माइनस में कुछ भी है चलेगा, तो उसको हम ग्राफी विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सवालों में जिनमें x और y अर्थात चर के मान दशमलव संख्याएं हों या परमेय संख्याएं हों या ये अंडर वाले है ना, तो ऐसे मानों के लिए हम उनको ग्राफ पर प्रदर्शित करने में समस्या होती है। ऐसे सवालों को हम कतई ग्राफ विधि से हल नहीं करेंगे। फिर हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं या विलोपन विधि का कर लेते हैं। तो हम फिलहाल आज बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को कैसे हल करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिस्थापन विधि होती क्या है आखिर, पहले तो इस पर चर्चा कर दें। भाई, प्रतिस्थापन तो आप जानते हैं, जैसा उसका नाम है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना, है ना। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना प्रतिस्थापन कहलाता है। तो यहां पर क्या करना है, एक चर को दूसरे चर के रूप में प्रतिस्थापित करना है, बस इतनी सी बात है। देखो, ऐसे हम ये कहें कि हमें कोई दो समीकरण इस प्रकार से मिल जाएं, जैसे x + 3y = 5। हमने उदाहरण ले लिया, एक समीकरण रैखिक समीकरण कोई इस प्रकार से है x + 3y = 5, और एक दूसरा समीकरण कोई इस प्रकार से हो जाए कि 4x + 5y और बराबर में 3। ऐसे दो समीकरण हमें दिए जाएं। फिर अगर अब हमें इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो, प्रश्न यदि कहता है कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो परीक्षा में आपको प्रतिस्थापन विधि ही अपनानी है। यदि विलोपन विधि कहे तो भैया विलोपन विधि से लगाना है, बज्रगुणन विधि से कहे तो बज्रगुणन विधि से लगाना है, और यदि कुछ भी ना कहे, ये कहे कि आपको ये समीकरण दिया जाए और ये कह दे कि समीकरणों को हल करिए, तो आप जैसा समझें वैसा कर सकते हो, कोई भी विधि अप्लाई कर सकते हो। वहां फिर कोई प्रतिबंध आपको नहीं है, तो आप जैसी मर्जी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हमें प्रतिस्थापन विधि समझनी है, तो हम क्या करते हैं। देखो, पहले स्टेप बाय स्टेप समझिए हमें करना क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करने के लिए क्या क्या हमें स्टेप अपनाने हैं। पहले हमें दो समीकरण जो दिए जाएंगे उनको अच्छे से आप ये समझें
कि एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालें और उस मान को दूसरे समीकरण में रख दें। जैसे अगर हम पहले समीकरण से एक चर का मान निकालें तो हम दूसरे समीकरण में रख दें, और यदि दूसरे समीकरण से निकालें तो पहले में लिख दें। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि पहले समीकरण से ही निकालें x का मान या y का मान तो फिर दूसरे में रखें, ऐसा कुछ अनिवार्य नहीं है। दूसरे से निकाल के आप पहले में भी रख सकते हो। तो एक चर का मान किसी एक का, x का अथवा y का, यह भी प्रतिबंध नहीं है कि x का ही मान निकाल के y दूसरे समीकरण में रख दें। x का निकालें अथवा y का मान निकालें। एक चर का मान निकाल के इस समीकरण से अथवा इस समीकरण से, इस समीकरण से x का अथवा y का मान निकालें तो इस समीकरण में रख दें, और इस समीकरण से x अथवा y का मान निकालें तो ऊपर वाले में रख दें। ऐसा आपको समझ लेना, ठीक है। तो यहां से जो भी आपको सुविधा के अनुसार, जो भी आपको सिंपल तरीका से लग रहा है कि हम इससे x की वैल्यू निकालें तो ठीक है, तो इससे निकालें तो फिर इसमें रख दें। यहां से तो अब इस, जैसे मान लो यही सभी समीकरण हमें दिए गए, तो हमें यह लग रहा है कि यहां से x की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से, पहले वाले समीकरण से x की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3y। देखो ध्यान दें, ये अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो 3y प्लस का है, इधर भेज देंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। x बराबर 5 माइनस 3y, ये हमने समीकरण, इस पर भी एक अलग से नंबर डाल दो, 3 डाल दो। ये जो x की वैल्यू हमने निकाली समीकरण 1 से, वो कहां रखनी है, समीकरण नंबर 2 में लिखनी है, इस वाले में लिखनी, ठीक है। और यदि हम इससे निकालते तो इसमें रखते, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो यहां पर देखो हम क्या लिख दें, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रख दें, इस वाले में लिख दें। देखो 4 और x का मान कितना लिख दें, 5 माइनस 3y प्लस 5y आपका ठीक लिखा है, बराबर में 3। बात आ रही समझ में, कोई समस्या तो नहीं। एक बार फिर से समझ लें, इस x के मान को हमने कहां रखना है, दूसरे वाले समीकरण में। तो देखो 4 आपका ज्यों का त्यों है, x का ये वाला मान लिखना है 5 माइनस 3y, यहां x के जगह पे 5 माइनस 3y लिख दें, प्लस 5y आपका ज्यों का त्यों, बराबर 3 भी ज्यों का, ठीक है। अब 5 का अंदर मल्टीपल कर दें, 5 का 5 चौको 20, 5 का 4 में गुणा, ये 4 है, 5 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, माइनस 4 का 3 में गुणा, 4 तिया 12y लिख दें, और प्लस का ये 5y ठीक है, बराबर में क्या लिखेंगे, 3, ठीक। इसके बाद देखो ये y और ये भी y, इनका हिसाब किताब कर लो भैया, कितना हो जाएगा आप कर सकते हो। ये माइनस का 12, 5 चला जाएगा, माइनस का 7y बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 7y। इधर बराबर में 3 तो पहले से लिखा है, ये 20 इधर पक्षांतर करोगे तो माइनस का हो जाएगा 20, माइनस 20 लिख दें। अब माइनस 7y बराबर आपको यहां पर कितना मिल जाएगा, 3 इसमें से कम करोगे तो माइनस का 17 हो जाएगा, ठीक है। 20 में से 3 घटाओगे माइनस का 17, 3 माइनस 20 है ना, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस का 17 बचेगा। अब माइनस 7 से यहां भाग करोगे, y बराबर माइनस 17 बटे में माइनस का 7, माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो, तब यहां पर 17 बटे 7 आंसर y का मान आ जाएगा। y एक चर का मान 17 बटे 7 आ गया। अब यहां से जो y की वैल्यू हमने निकाली है, उस y की वैल्यू को आप यहां रख दें समीकरण नंबर 3 में, तो x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। बस समझो समीकरण का आपका हल हो गया। यहां लिख दें y का मान, क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है भैया, ठीक है। चलो यहां पर रख देते हैं, x बराबर 5 माइनस 3 इंटू y का मान कितना लिखोगे, 17 बटे 7। बस इसको हल करो, समझो काम फिनिश हो गया। x बराबर देखो कितना, 5 माइनस 17 तिया कितना होता है, 17 तिया 51, और बटे में 7, और यहां पर देखो 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 पंचे 35 माइनस 51, ठीक है। 7 एलसीएम, 7 पंचे 35 माइनस 51, तो आपको 35 में से 51 घटाना है, फिर माइनस का देखो आएगा, 11 में से 5 घटाओगे 6 बचेगा, ये 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा, और नीचे बटे में 7, तो माइनस का कितना हो गया, 16 बटे 7। मतलब सीधा सीधा है, x बराबर माइनस 16 बटे 7,
और y बराबर आपका ये देखो है 17/7। इस प्रकार से समीकरण को आपको हल करना है। ये विधि आपकी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। एकदम क्लियर बात, देखो सीधी सीधी बात है। हमने बताया कि आपको कतई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बस केवल रूल अपनाइए आप। हमने क्या बताया, एक समीकरण से, किसी एक समीकरण से, इससे अथवा इससे, किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालें और जिससे निकालें उसके दूसरे वाले में लिखें। अगर इससे निकालें तो इसमें रख दें और इससे निकालें तो इसमें रख दें। बस इतना ही समझना है, कुछ भी नहीं करना है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। एक्सरसाइज देखते हैं 3.3। ठीक है, बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 इसको रब कर दें। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्वेश्चन दिया और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। और यदि समझ में आ गया है तो आप ये मानो कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए। ठीक, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, स्टार्ट कर दें भैया। वीडियो को लाइक तो कर दो एक बार। और फिर इसके बाद एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है आपके पास। लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करिए। क्या लिखा है, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। देखिए पहला सवाल है, पहले सवाल का पहला पार्ट ये लिखा हुआ है x + y और बराबर में कितना है 14। और ये दूसरा समीकरण कितना है, दूसरा समीकरण है x - y बराबर में 4। देखिए दो समीकरण हमें दिए गए हैं इस तरीके से, बिल्कुल आसान आसान। पहला प्रश्न है इसलिए आसान प्रश्न दिया गया है, एकदम आसान। देखिए ध्यान से समझें, हमने आपको ऐसी तो कोई अनिवार्यता बताई नहीं है कि समीकरण 1 से ही मान निकालें या 2 से निकालें। आप जिसमें सुविधा आपको लगे वो काम करना है। तो यहां पर देखो, अगर हम यहां से दूसरे वाले समीकरण से x का मान निकालें तो y माइनस का है इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें भी कोई असुविधा नहीं है। अगर इससे x का मान निकालें तो ये प्लस का y है, उधर ले जाओगे माइनस का y हो जाएगा। एक ही बात है, किसी से कुछ भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। आप समीकरण यहां लिख दें, समीकरण 2 से x बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 4 + y हो जाएगा। देखो ध्यान दें, ये x जो है वो कितना किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का y इधर भेज दें तो 4 में ये जुड़ जाएगा, मतलब 4 + y हो जाएगा। ठीक है, और ये x की वैल्यू कहां रखोगे, क्योंकि हमने यहां से निकाली है दूसरे नंबर से, तो आपको पहले समीकरण में रखना है। यहां लिख दें समीकरण 2 से x बराबर इतना, कहां लिखोगे, समीकरण 1 में रखने पर। चलो यहां पर रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 2 से x बराबर इतना समीकरण 1 में रख दें, यहां पर रख दें। ठीक, यहां पर देखो x की वैल्यू कितनी लिख दें, 4 + y। ध्यान से समझें, ये x है, इसमें 4 + y लिखना है। फिर प्लस y आपको ज्यों का त्यों रखना है, बराबर का निशान 14 भी आपको ज्यों का त्यों रखना है। इतना ठीक है। देखो y में समीकरण ये बदल गया, x गायब हो गया, x का विलोपन हो गया समझो, है ना। y में बदल गया, y और y को जोड़ दें भैया, 2y बन जाएगा। बराबर का निशान लगाओ, 14 अपना ठीक है। 4 इधर ले जाओ, प्लस का 4 है ना, उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ये देखो 2y बराबर कितना मिल गया, ये है आपके पास 14, इसमें से 4 कम कर दो, कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब y बराबर हमें मिल जाएगा 10/2। देखो ध्यान दें, ये y के साथ में 2 का गुणा है ना, तो भाग में चला जाएगा। अगर 2 यहाँ पक्षांतर में कर दें तो काय में चला जाएगा, भाग में। तो यहां से देखो y बराबर कितना निकलेगा, 5। 10 में 2 का भाग करोगे 5 बार करेगा, y बराबर 5। ठीक है, और ये y की वैल्यू आप यहां रख दें। देखो इस पर भी एक नया नंबर डाल दिया करो, हर सवाल में ऐसा करना है कि यहां से जो x की वैल्यू हम निकालेंगे उस पर एक तीसरा समीकरण डालेंगे। ठीक है, जो y की वैल्यू है वो कहां रखोगे, समीकरण नंबर 3 में। यहां लिख दें y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, यहां पर रख देते हैं समीकरण 3 में, यहां रख दो। देखो ये x की वैल्यू निकल आएगी, x बराबर 4 + y। y की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहां पर x बराबर अब कितना हो गया, 4 × 5 = 9। x बराबर ये 9 मिलता है हमें, और y बराबर है ये हमें 5 मिल रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो एक बात और बता दें, अगर आपने ये x और y की वैल्यू
बिल्कुल और बिल्कुल एकदम सही निकाली है, तो ये निश्चित बात है कि ये x और y की वैल्यू इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट जरूर करेगी। अगर संतुष्ट कर रही है इसका मतलब हमने ये आपके आंसर जो दिए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और यदि ये संतुष्ट ना करे तो समझो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी कर दी। देखो हम जांच करके आपको बता दें, हालांकि परीक्षा में आपको जांच नहीं करना है, हमसे पूछे ही नहीं है, हमें तो केवल समीकरणों को हल करवाना था, तो यहाँ पर हमने हल करके आपको बता दिया। ठीक है, अब ये देखो हम जांच कैसे करेंगे हमने सही किया या गलत। जांच के लिए क्या करो, समीकरण 1 में x और y की वैल्यू लिख दें, और यदि लेफ्ट हैंड में रखें तो ये 14 के बराबर हो जाए तो काम ठीक है। देखो ध्यान दें, ये x है ना, x की वैल्यू देखो 9 है, देखो x बराबर 9 हमने निकाली, फिर प्लस का निशान लगाओ, फिर ये y है, y कितना है 5 है। अब बताओ 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है कि नहीं, तो 14 बराबर 14 हो गया भैया। इसका मतलब हमने समीकरणों का जो हल दिया है वो बिल्कुल एकदम सटीक और सही दिया है। अगर आप चाहो तो दूसरे समीकरण से भी चेक कर सकते हो। देखो x की वैल्यू हम कितनी लिख दें, 9 लिख दें, ये है x, इसमें x बराबर कितना हमने निकाला 9, फिर ये माइनस का निशान लगा दो। y की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 5, बराबर ये कितना 4। बताओ भैया 9 में से 5 घटाओगे 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 4 बराबर 4। इसका मतलब हमने बिल्कुल एकदम जो x और y के मान निकाले एकदम सही निकाले। ठीक है, इससे हम जांच कर सकते हैं कि हमने जो सवाल को हल किया है, मतलब x और y के जो मान निकाले हैं वो सही हैं या नहीं, आप इससे संतुष्ट हो सकते हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, एकदम कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है इसको रब कर दें, नोट करते जाओ भैया, एकदम बढ़िया से नोट करते जाओ। ठीक है, नोट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर इसका है ये सेकंड पार्ट, उसको भी देख लेते हैं। देखो भाई सेकंड पार्ट क्या है, इसका जो आपका सेकंड पार्ट है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखो ये है आपका पहले प्रश्न का सेकंड पार्ट। देखो लिखा है s माइनस टी बराबर में कितना है 3, इस पर इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। यहां है s बटे में कितना है 3 और प्लस में t बटे में कितना है 2 और बराबर में कितना लिखा है 6, इस पर आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। ठीक, थोड़ा सा हेर फेर सवाल में कर दिया गया है क्या, कि यहाँ पर ये आपके देखो गुणा में, यहाँ पर x और y के साथ में जो पहले गुणांक थे गुणा में थे, और यहाँ पर भाग में कर दिए हैं, अचर संख्याएं ये भाग में कर दी। कोई बात नहीं, अगर चाहें तो यहाँ से खत्म भी कर सकते हो आप, बिल्कुल वैसे ही बना लो। कैसे, 3 दूनी 6 एलसीएम आएगा, इसको पहले हल कर सकते हो। हल कैसे, 3 दूनी 6 एलसीएम आएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम समीकरण 2 को हल कर ले, पहले काय को 2 को, समीकरण 2 को हल करने से हमें इस प्रकार से देखो 3 दूनी 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 2s प्लस 3t बराबर में 6 छक्का 36। देखो डायरेक्ट कम कर दिया, बिल्कुल एकदम समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, पक्का आएगा। देखो ध्यान दें, हमने क्या किया, 3 दूनी 6 तो एलसीएम ले लिया, और फिर इसके बाद 2 का s में गुणा मतलब 2s हो जाएगा, प्लस 3t हो जाएगा, और ये बटे में जो 6 लिखे हैं 36, क्योंकि ये यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, तो जो बटे में 6 लिखे उसका हमने यहाँ इधर पक्षांतर करोगे तो गुणा में जाएगा, तो 6 का 6 में गुणा 36 हो जाएगा। इतना क्लियर। हम ये मानते हैं कि ये वाला समीकरण ये बन गया भैया। अब ये इस पर चाहे तीसरा नंबर डाल दो चाहे वही नंबर डाल सकते हो, कोई समस्या नहीं। इसी समीकरण को हमने बदला है समीकरण नंबर 2 को। ठीक, ये इस तरीके से। अब हम ये मानते हैं कि एक समीकरण आपका ये है, एक समीकरण ये। अब वही पुराना काम, कौन सा, जो हमने बताया कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान आप निकालो। तो समीकरण 1 से अगर निकालोगे तो आसान तरीका से समीकरण 1 से यहां से देखो ध्यान दें, टी का एस का मान निकालो, एस का मान, एस बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी। ध्यान से समझो, एस का मान निकालना है तो माइनस वाली टी को इधर पक्षांतर करोगे, 3 के साथ जुड़ जाएगा, 3 प्लस टी हो जाएगा। ठीक है ना। ये एस का मान जो हमने समीकरण 1 से निकाला वो रखना कहाँ है, दूसरे वाले में इसमें रख देना है ना। तो आपके पास देखो क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 से एस का मान 3 प्लस टी कहाँ लिख दें, यहां देखो ध्यान दें, इस पर हमने बताया था कि इस पर इक्वेशन नंबर 3 डाल लिया करो। ठीक है, अब आप लिख दें एस का मान कहां लिख दें, समीकरण 2 में लिख दें, 2 में रखने पर
दूसरे नंबर में लिख दें, क्योंकि पहले से निकाला है ना, s का मान पहले से निकाला है तो दूसरे में लिख दें। देखो ध्यान दें, 2 आपका ठीक है, इस s के जगह पे आपको लिखना है 3 + t, फिर प्लस 3t आपका ठीक है, देखो प्लस 3t ज्यों का त्यों, और बराबर में यहाँ क्या लिखना है 36। ठीक, एकदम क्लियर। भाई यहाँ पर 2 का गुणा अंदर करोगे तो 2 का 3 में गुणा 6 प्लस 2 का t में गुणा 2t प्लस ये आपका 3t भी ठीक है, बराबर में लिखोगे 36। ठीक है। अरे भैया इधर देखो, इधर देखो, ध्यान दो, यहां पर क्या करना है, 3t और 2t को जोड़ देना है, तो आपको यहां मिल जाएगा 5t बराबर 36 - 6, ये प्लस का 6 इधर जाएगा ना तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये 5t बराबर कितना मिलेगा, यहां पर 30 मिल जाएगा। 36 में से 6 घटाओगे 30। अब t बराबर निकालोगे तो 30 में भाग करोगे 5 का, तो आपको कितना मिल जाएगा, 5 × 30, 6 बार कटेगा, t बराबर 6 हो गया। और ये t का मान आपको समीकरण 3 में रखना है। आप यहां लिख सकते हो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो यहां रख देते हैं। देखो तीसरे नंबर में s की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, s बराबर 3 + t, और t का मान कितना लिखोगे 6। ठीक है भाई, ये देखो t की वैल्यू जो 6 निकाली है वो यहां हमने रख दी, s बराबर 3 + t और t का मान कितना 6। तो आपके पास यहां देखो 3 और 6 का योग कर दो भैया, 9 बन जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी हो गई, 9। यहां पर हमारे पास समीकरण का जो हल है वो निकल के आया, s बराबर 9 और t बराबर 6, ये आपका समीकरण का हल है। ठीक, मेरे ख्याल से एकदम क्लियर बात है, किसी को कोई डाउट नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। एक समीकरण किसी से एक चर का मान निकालो, दूसरे में रखो। ठीक है, एक समीकरण विलुप्त हो जाएगा, सॉरी एक चर विलुप्त हो जाएगा, और एक चर का मान जब निकल आएगा उस चर के मान को हमें समीकरण नंबर, ये जरूरी हालांकि नहीं है कि यहीं पे आप तीसरे नंबर पे रखो, ये जरूरी कतई नहीं है। इस t की वैल्यू को आप पहले नंबर पे रख दो, कोई समस्या नहीं, दूसरे नंबर में रख दो, कोई समस्या नहीं, या फिर यहां रख दो, एक ही बात है। ठीक है, कहीं भी रख सकते हो, इस चर का मान इन समीकरणों में से कहीं भी रख दो, दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, मतलब पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर इसी प्रश्न का, पहले प्रश्न का तीसरा पार्ट। देखो इसको रब कर दे, इसको हम रब कर देते हैं, इसको रब कर लेते हैं और देखते हैं तीसरा इसका पार्ट क्या है। देखो ये हो गया इसका तीसरा पार्ट। क्या कह रहा है तीसरा पार्ट, ये हमारे पास थोड़ा नया है इसलिए बता रहे, वैसे बताने की अब मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी अलग बात है इसलिए इसको हम बताएंगे जरूर। देखो ये लिखा है 3x माइनस में y, और यहां बराबर में कितना लिखा है 3। एक इक्वेशन आपका ये है, और एक दूसरा है आपके पास कितना लिखा है 9x, और माइनस का है 3y, और बराबर में कितना है 9। ये देखो दोनों समीकरण ये इस तरीके से हमें दिए गए। करना क्या है, यहां पर भी हमें वही प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना है। देखो ध्यान दें थोड़ा सा, समीकरण 1 को पहले देखें। समीकरण 1 से, पहले वाले समीकरण से हम क्या करेंगे, x अथवा y का मान निकालें और दूसरे में रखें, यही तो करना होता है। तो चलिए यहां से एक काम करते हैं, y का मान यहां से निकाल लें, बड़े आराम से निकल आएगा, और अगर x का निकालोगे तो बाद में 3 का भाग देना पड़ेगा, तो भाग का काम खत्म हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये माइनस का y लिखा है, इस माइनस के y को इधर ले आओ तो प्लस का y हो जाएगा। ठीक, और 3 को इधर ले आओ तो माइनस का 3 हो जाएगा, मतलब सीधा y बराबर 3x माइनस 3 हो जाएगा। देखो ध्यान दें, यहां से हमने समीकरण नंबर 1 से इस y को हमने क्या किया, इधर पक्षांतर कर दिया, तो ये प्लस का हो जाएगा y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3x माइनस 3, ये 3 इधर ले आओगे। ठीक है, क्लियर। चलिए इस y की वैल्यू को हमने बताया था कि तीसरा नंबर डाल लिया करो भैया, तीसरा लो डाल लिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ये y की वैल्यू आपको समीकरण नंबर 2 में रखनी है। देखो ध्यान दें, यहां लिख दें y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक,
यहां लिखते हैं, देखो 9 तो आपका ठीक है, x ठीक है, -3। अब y की वैल्यू लिख दें। y की वैल्यू कितनी है? 3x - 3, और ये बराबर का निशान लगाओ और 9 लिख दो। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान दें, ये आपका है 9x माइनस का 3 का 3 में मल्टीपल 9x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9 बचेगा और बराबर में इधर 9। अब बताओ भैया, ये 9x माइनस का ये 9x प्लस का तो कैंसिल हो रहा है। अब बताओ, जब कैंसिल हो रहा है तो हमें कोई चर का मान यहां प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि चर तो कैंसिल हो गया ना। x हमने पहले प्रतिस्थापन से खत्म कर दिया था, और यहां देखो ये y हमने प्रतिस्थापन से खत्म कर लिया था, और यहाँ x ये चर अपने आप कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि x का हमें कोई मान नहीं मिल रहा है, x का कोई मान नहीं मिल रहा है, और ना x का मान मिल रहा है और ना ही वास्तव में y का मान मिल रहा है। मतलब बात ये है कि इस समीकरण का हमें वास्तव में हल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा सा पीछे जाओ। आपने ये पढ़ा होगा, हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है आपको, क्या कि अगर इस प्रकार से हो कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर में c1/c2 हो, तो समीकरण का अंततः अनेक हल होते, समीकरण के अंततः अनेक हल होते हैं। ये दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं होती है, मतलब एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा जा रही होती है। ऐसी स्थिति यदि होती है तो अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों समीकरणों के लिए यही स्थिति बन रही है। देखिए ये क्या होता है, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 यही तो होता है। तो यहां से अगर हम a1/a2 की वैल्यू आपसे पूछें तो आप कहोगे 3/9। कितनी कहोगे? 3/9। मतलब x का जो गुणांक है उनका अनुपात होता है a1/a2। तो 3/9 का मतलब तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/3 हो जाएगा। अगर यहां से b1/b2 की वैल्यू निकालें, मतलब y के गुणांकों का अनुपात निकालें, तो y के गुणांकों का अनुपात भी देखो -1/-3 कितना आएगा? -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और बिल्कुल एकदम सिंपल तरीका, c1/c2 का मान निकालें तो आप यहां पर 3/9 लिख सकते हो। कितना? 3/9। यहां देखिए, ये आपका c1, ये आपका c2। अगर हम इधर पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा, इधर करेंगे -9 हो जाएगा, तो -3/-9 लिखोगे, माइनस माइनस वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर देखो इस प्रकार से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब आप देखो ध्यान दें कि यहां पर तीनों अनुपात बराबर है। a1/a2 1/3, b1/b2 1/3, c1/c2 भी 1/3 है। तो इसका मतलब ये वाली शर्त देखो बिल्कुल एकदम लागू होती है। मतलब इस समीकरण के अंततः अनेक हल होंगे, मतलब ये दोनों रेखाएं संपाती होंगी। जब अनेक हल होंगे, एक हल जब होता है मतलब प्रतिच्छेद रेखाएं करती हैं, तब उनका हल हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इनका हम कोई हल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके हलों की संख्या अनंत है, बहुत हल हैं, ज्यादा हल हैं, है ना। तो आपको लिखना है, क्या लिखना है यहां पर? अतः रेखा युग्म ना लिखें, क्या लिख दें? समीकरण युग्म। अतः समीकरण युग्म के अंततः अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, हम इनको ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर बात इतनी हो गई? ठीक है ना, समझ में आ गया एकदम। तो हमने बताया कि ये थोड़ा सा अलग था, तो लग रहा होगा कि अलग था कि नहीं था भैया, है ना। इसके हलों की संख्या यहाँ पर हमें पता नहीं है, बहुत अंततः अनेक हल, अनेक मतलब बहुत ज्यादा हल है ना, है ना। इसके हलों की संख्या पता नहीं है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आप चाहो तो इसके बाकी के सारे प्रश्न आप खुद कर सकते हो, इसके जो भी पार्ट हैं। देखो यहां पर आपको लग रहा होगा इसका जो चौथा पार्ट है इसमें दशमलव लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, दशमलव तो हम खत्म कर सकते हैं। कैसे? देखो दशमलव खत्म करके बता दें, बाकी फिर आप इनको हल करेंगे, खुद हल करेंगे। चलो हम थोड़ा सा हल करेंगे, हिंट कर दें, इसके बाद आगे आप इनको हल कर सकते हो। देखो ध्यान दें, तो देखिए चौथा पार्ट इसका क्या है, ये देखो चौथा पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है 0.2x
प्लस 0.3 बाई प्लस 0.3 बाई और ये बराबर में 1.3 इस प्रकार से लिखा, ठीक है। और दूसरा है 0.4x और प्लस में ये लिखा हुआ है 0.5 बाई और बराबर में लिखा हुआ है 2.3। ठीक, तो अगर आपको दशमलव में थोड़ी समस्या लग रही है तो दशमलव तो आप खत्म कर सकते हो। कैसे? आप इसमें चाहो तो 10 का गुणा कर दो, इसमें 10 का गुणा कर दो, बस हो जाएगा काम खत्म, दशमलव का काम खत्म। क्यों? क्योंकि दशमलव का एक ही अंक तो है और 10 का गुणा करने से दाईं ओर दशमलव खिसक जाएगा, एक अंक, दशमलव खत्म हो जाएगा। तो आप समीकरण 1 को इस प्रकार लिख सकते हो, देखो कैसे, इस वाले समीकरण को कैसे लिख सकते हो, 10 का जब मल्टीपल यहां पर हो जाएगा तो हमें 2x मिल जाएगा, 10 का इसमें मल्टीपल हो जाएगा तो यहां पर 3y मिल जाएगा और 10 का इसमें मल्टीपल हो जाएगा तो ये 13 बन जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया अब पहला इक्वेशन। इसी प्रकार इसमें भी 10 का मल्टीपल करोगे तो ये 4x हो जाएगा और ये प्लस 5y हो जाएगा, बराबर में ये 23 हो जाएगा। इस पर नंबर 2 डाल दो, अब आप कर सकते हो, है ना। इसमें से या इसमें किसी एक समीकरण से हम एक चर का मान निकाल लें, अगर इससे निकालें तो इसमें रख दें और इससे निकालें तो इसमें रख दें, ठीक है। और बढ़िया सा आप खुद प्रयास करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम सरलता से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम आपके लिए छोड़ते हैं बाकी ये सारे प्रश्न, ठीक है। 3 प्रश्न हैं, आप तीनों प्रश्न इसके खुद कर सकते हो। हम पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 2 पर, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ये है आपका दूसरा प्रश्न। देखो इसमें कह रहा है कि एक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11 और एक दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसको हल करिए, है ना, 2 समीकरण है, इनको हल करना है। और बात चल रही है प्रतिस्थापन वाली, तो इसका मतलब प्रतिस्थापन विधि से करना है। फिर एक बात इसमें और कही गई है आगे, और जिससे m का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। जो x की वैल्यू निकलेंगी, x और y की वैल्यू निकलेंगी, उसके लिए हमें m की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। तो ऐसा करेंगे, x और y के मान इसी समीकरण में रख देंगे, m की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। पहले तो पहला काम करेंगे जिसमें हमें दिया गया है ये इक्वेशन 2x प्लस में 3y और बराबर में कितना है 11 है ना। एक समीकरण तो आपका ये हो गया और दूसरा समीकरण 2x माइनस 4y, 2x माइनस का 4y और बराबर में है माइनस का 24, ठीक है। 2 इक्वेशन हमें ये दिए गए, इन दोनों को पहले अब हमें हल करना है, बाद में आगे वाली प्रोसेस समझेंगे। पहले हमें इन दोनों को हल करना है, तो क्या करें बताओ भाई। हम करते हैं कि समीकरण 1 से या 2 से किसी से भी हम मान निकाल लें, तो और यहां पर समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से बताओ, समीकरण 2 से यहां से देखो 2x बराबर कितना हो जाएगा। पहले हम 2x को यहीं रखें, माइनस का 4y इधर ले जाए, तो माइनस का 4y इधर जाएगा तो 4y तो प्लस का हो जाएगा और माइनस 24 आपका जैसा लिखा वैसा ही लिखा रहना। अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का भाग करेंगे। तो 2 का भाग कैसे करोगे, देखो 4y माइनस में 24 और भाग करोगे 2 से, ठीक है। अब 2 से भाग करो तो देखो इस प्रकार कर सकते हो, दोनों पदों में 2 से भाग चला जाएगा तो कर दो। यहां देखो 2 से यहां भाग करोगे 2x 2y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2y। फिर माइनस यहां 2 से भाग करोगे तो 12 बार कट जाएगा, 24 है ना, 2 से काटोगे 12 बार। तो इस प्रकार से x की वैल्यू 2y माइनस 12 होगी। और ये x की वैल्यू जो हमने बताई थी निकालोगे, उस पर हम तीसरा नंबर डाल दें, तीसरा डाल दिया। एक एक स्टेप समझना है बस। इस x की वैल्यू को कहां रखना है, क्योंकि हमने यहां से निकाला है, तो रखना कहां है, 1 नंबर में रखना है। तो अब आप क्या करोगे, यहां लिख दें x का मान, क्या करोगे, x का मान समीकरण 1 में रखोगे। 1 में रखने पर इस प्रकार रख दें, देखो इसमें लिखो 2 और फिर x की वैल्यू आपको लिखनी है 2y माइनस 12 है, 2y माइनस 12, x 2 तो ठीक है, x की वैल्यू 2y माइनस 12 प्लस 3y, ठीक है, 3y भी लिखो भाई, और बराबर में 11 भी आप ऐसे ही लिखना है, ठीक है। बस इसको आप कैसे करोगे, देखो 2 का इधर गुणा करोगे 4y माइनस 12 दूनी 24 लिख दो, प्लस 3y लिख दो, बराबर में 11।
देखो हमें यहां से बाई का काम, यहां से बाई में समीकरण मिल गया ना, तो अब यहां से बाई का मान हमें मिल जाएगा। 4 बाई और 3 बाई को जोड़ोगे 7 बाई मिलेगा, और 11 तो आपका पहले से है, -24 इधर भेज दो, प्लस का 24 हो जाएगा। तो यहां पर 7 बाई बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ दें। यहां पर देखो 4 और 1 5 मतलब 35 हो जाएगा। अब 7 का भाग करेंगे तो बाई की वैल्यू मिल जाएगी 35/7। 7 पंचे 35, 5 बार के, ठीक है। तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई, 5। और ये बाई की वैल्यू हमें कहां रखनी होती है, समीकरण नंबर 3 में। यहां लिख दें बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, यहां पर रख दो भाई। x बराबर 2 और बाई की वैल्यू कितनी लिखोगे, 5, और माइनस का ये 12, ठीक है। तो x बराबर हमें मिल जाएगा 10 - 12 है, मतलब x बराबर -2। तो अब हमें यहां पर समीकरण का हल मिल गया, x बराबर -2 और y बराबर 5। ये तो हो गए x और y के मान, मतलब समीकरण का हल तो हो गया। इसके बाद एक छोटी सी बात और इसमें जोड़ी गई है, देखो ध्यान दो, क्या जोड़ी गई है भाई, इसमें एक बात जोड़ी गई है कि आपको m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। देखो ध्यान दो, y बराबर mx प्लस 3, ये हमें एक इक्वेशन दिया गया है। इसमें m की वैल्यू हमसे पूछी गई, जबकि x और y की ये वैल्यू जो हमने निकाली है वो यहां रखनी है, बस m की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। इसमें लिख दें y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर -2 तथा y बराबर 5 रखने पर इसमें हम यहां पर रख देते हैं। देखो y का मान तो हम 5 लिखेंगे, फिर बराबर का निशान लगाएं, m अपना ज्यों का त्यों, x की वैल्यू कितनी लिखोगे, -2 प्लस 3 भी आपको जैसा का तैसा ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है। तो अब हमें देखो ध्यान दें, ये आपका m के साथ -2 का मल्टीपल है, इसका मतलब -2m है। -2m को इधर ले आओगे, प्लस का 2m हो जाएगा, बराबर का निशान, 3 भी आपका ज्यों का त्यों है, ये 5 इधर ले जाओगे, माइनस का 5 हो जाएगा, और 2m बराबर हमें मिल जाएगा माइनस का, देखो कितना, 2। 3 में से 5 घटाओगे -2। अब यहां से 2 का भाग कर दें तो m की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1। 2/2 करोगे 1 मिलेगा, माइनस का निशान है, m बराबर -, ठीक है। यही तो हमसे पूछा गया था कि m का मान ज्ञात कीजिए, तो m बराबर -1 हो जाएगा। और जो समीकरण का हल है वो हल है x बराबर -2, y बराबर 5। क्लियर। चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको सही से समझ में आ गया है ना, एकदम नोट कर लो भैया। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ समस्याएं दी गई हैं, उन समस्याओं को पढ़ना है, समझना है, उससे हमें रैखिक समीकरण बनाना है, और फिर इसके बाद इस विधि मतलब प्रतिस्थापन विधि से हल करना, ठीक। चलिए देखते हैं, इसको रब कर देते हैं पहले। समीकरण 3 में जो समस्याएं दी गई उनको देखो, पहले जो समस्या संबंधी सवाल होते हैं उनको बहुत आराम से पहले तो हम पढ़ते हैं कि हमें क्या शर्त दी गई है प्रश्न में, उस शर्त के हिसाब से हम आगे समीकरणों में उनको शर्तों को समीकरणों में बदलेंगे। देखो ध्यान दें, यहां पर यह है तीसरा सवाल, और इसमें एक पहला पार्ट जो है उस पर हम पहले चर्चा करें। लिखा हुआ है 2 संख्याओं का अंतर आपका कितना है, 26 है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए 2 संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन दोनों संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं संख्याएं x और y हैं, क्योंकि 2 संख्याएं माननी है, 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहां लिखते हैं माना संख्याएं x व y हैं, ठीक। x और y वो संख्याएं जो हमें ज्ञात करनी है। अच्छा, फिर लिखा है इन दोनों का अंतर 26 है। इसका मतलब क्या होता है पता है, अंतर का मतलब होता है जो संख्या बड़ी है उसमें से छोटी घटाएं तो अंतर मिल जाएगा, ऐसा ही तो होता है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये बड़ी है ये छोटी है, तो अंतर अगर हम बात करें अंतर की, तो अंतर हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि x - y बराबर 26। इसका इससे अंतर, अगर ये बड़ी होती तो y का x से अंतर होता, y - x हो जाता। हमें पता नहीं है, हमने ये मान लिया ये बड़ी है ये छोटी है, तो x - y बराबर 26। इस पर हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, ठीक है। चलिए
आगे देखो क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो ध्यान दें, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी संख्या देखो जो x है वो y की 3 गुनी है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। ये 3 गुनी है, x जो है वो 3 गुनी है y की, तो अगर ये 3 गुनी है तो इसमें भी 3 का गुणा करोगे तब बराबर बराबर होगा। जो x है वो y की 3 गुनी है, मतलब ये 3 गुनी है तो इसको भी 3 में मल्टीपल करना है, अब बराबर बराबर हो जाए। ठीक है, देखो भैया हमें तो समीकरण बनाना है, बच्चे यहां पर गलती करते हैं कि x 3 गुना है तो 3 का गुणा कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो 3 गुना, प्रश्न कहता है कि ये तो 3 गुना है, तो अगर ये 3 गुना है तो इसको भी 3 गुना कर दो, अब बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो x बराबर 3y, ये हमें दूसरी शर्त दी गई है, इस पर हम नंबर 2 डाल लें। अब हमें क्या करना है, वही पुरानी प्रोसेस, क्या, किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालो दूसरे में रख दो। तो यहां तो देखो x की वैल्यू यहां निकाल के क्या हमने पहले ऑलरेडी है, x बराबर 3y, वो कहां लिखनी है, समीकरण नंबर 1 में लिख दें। समीकरण 2 से x बराबर 3y कहां लिखोगे, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 नंबर में रख दो यहां। चलिए यहां देखो x का मान कितना लिखोगे, 3y, ये x है, इसको काय के बराबर लिखोगे, 3y के बराबर। फिर माइनस का आपका y लिखा है, लिखा रहने दे, बराबर में 26 लिखा है, लिखा रहने दे। तो यहां से 3y में से 1 y घटाओगे 2y और बराबर में 26। तो अब बताओ भैया y बराबर कितना हो जाएगा, 2 का भाग करोगे 13 आ जाएगा, y का मान 13 हो गया। कितना हो गया, y का मान 13 है। अब ये y का मान उठा के आप इनमें या इसमें, इन दोनों समीकरणों में से कहीं रख दें, x की वैल्यू निकल आएगी। चलो 2 में रख देते हैं, यहां लिख दें y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, क्लियर, यहां रख देते हैं x बराबर 3 इंटू y का मान 13 लिख दें, तो 13 दिया तो 39 होता है, x बराबर 39 हो जाएगा। ठीक है, तो x और y के जो मान हमें पूछे गए थे वो निकल आए। x y का मतलब वो संख्याएं जो जिनका दोनों का अंतर करोगे 26 निकलेगा, यही तो प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर करोगे 26, देखो 39 में से 13 घटाओ भैया 26 बचेगा। और एक संख्या जो ये वाली है वो 3 गुनी है y की, है कि नहीं भैया, 13 में 3 का गुणा करोगे तभी तो 39 होगा, मतलब ये 3 गुनी है काय के, y के। जो शर्त हमें प्रश्न में दी जाएगी वो यहां पर हमें लागू होनी चाहिए। तो हमें जो संख्याएं पूछी गई थी वो मिल गई, यहां लिख दें अभीष्ट संख्याएं, अभीष्ट संख्याएं मतलब जो संख्याएं हमसे पूछी गई थी वो कौन कौन सी हैं आपकी, हैं वो 39 और 13, दोनों संख्याएं ये। ठीक है भाई, समझ में आ गया, क्लियर। जो प्रश्न कहता है पहले उसको अच्छे से पढ़ें, समझें और उसके अनुरूप आपको ये समीकरण बनाना है, फिर उसको हल करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट है उस पर आ जाओ भाई। दूसरा पार्ट क्या कहता है, ठीक है, दूसरा पार्ट हम देखो अब कुछ आपसे करवाएंगे काम, कुछ हम करेंगे कुछ आप करोगे। देखो समीकरण तो सबको, हम सबके समीकरण तो बना देंगे, बाकी हल आप करोगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, लिखा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। देखो पहले तो हम इसको रब कर लेते हैं, इसको तो हम रब कर देते हैं। चलिए इसको हमने रब कर लिया। अब हमसे प्रश्न कहता है 2 संपूरक कोणों में, अब थोड़ी से रुक जाओ भाई, थोड़ा रुक जाओ। क्या आप जानते हैं संपूरक कोण किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं संपूरक कोण किसे कहते हैं? संपूरक कोण का मतलब है ऐसे 2 कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है, वे सभी कोण, सभी मतलब वे 2 कोण जिनका योगफल 180 होता है वो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। एक दूसरे के संपूरक, ऐसे मानो, है ना। अगर आपसे कोई कहे कि एक कोण 100 है तो 100 अंश का संपूरक कोण कितना होगा, आप कहेंगे 80, क्योंकि इन दोनों का योग अब 180 हो जाएगा। 100 का संपूरक कितना होगा, 80। अगर आपसे कोई कहता है कि एक कोण 50 है तो इसका संपूरक कोण कितना होगा, आप कहेंगे 130, क्योंकि 130 और 50 जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा। तो संपूरक वे दोनों कोण होते हैं जिनका योगफल 180 अंश होता है। संपूरक की बात समझ में आ गई, है ना।
इसमें से भी प्रश्न कहता है एक कोण बड़ा है एक कोण छोटा है। देखो प्रश्न कहता है, हम नहीं कह रहे, प्रश्न ये कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा है वो कितना, 18 अधिक है, तो छोटे वाले में 18 जोड़ दो, बराबर हो जाएंगे। चलिए यहां पर हम समझ लेते हैं प्रश्न के जो शर्तें हैं उनको आपको मानना है, बस और कुछ नहीं। तो यहां लिख देते हैं माना, ये आपका प्रश्न जो है दूसरा इसका भाग है, दूसरा भाग है ना। तो यहां पर लिख देते हैं कौन सा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग। यहां पर लिख देते हैं प्रश्न नंबर 3 और इसका भाग नंबर दूसरा। ठीक, तो यहां लिख देते हैं माना दो संपूरक कोण जिसमें मान लेते हैं बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण x है, बड़ा कोण कितना है, x अंश है, तथा छोटा कोण जो है, छोटा कोण तथा छोटा कोण कितना है, y अंश है। हमने ये मान लिया कि इसमें दो संपूरक कोण हैं, जो उसमें से एक बड़ा कोण है वो x अंश है, छोटा कोण है वो y है। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि अगर ये दोनों संपूरक हैं तो इनका योगफल 180 होना चाहिए। तो यहां पर हम निश्चित रूप से ऐसा कह दें, अतः इन दोनों का योगफल मतलब x और y दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, कि संपूरक कोण है ना, x और y संपूरक कोण है, तो इसका मतलब इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। क्लियर बात। दूसरी शर्त के हिसाब से प्रश्न कहता है कि बड़ा कोण तथा, यहां लिख दें, तथा जो बड़ा कोण है वो कितना है, बड़ा कोण बराबर है वो छोटे वाले कोण से कितना अधिक है। देखो ध्यान दें, छोटे कोण से कितना अधिक है, देखो 18 डिग्री अधिक है। ये 18 डिग्री अधिक है, तो यहां इसको भी 18 अधिक कर दें तो अब तो बराबर हो गए, अब तो बराबर हो गए। ये बड़ा वाला कोण 18 अधिक है तो छोटे वाले को 18 अधिक कर दो, बराबर कर दो। ठीक है, तो यहां पर बड़ा कोण का मतलब कितना है, x है, बराबर छोटे कोण का मतलब कितना है, y है, प्लस 18 लिख दें। बस एक इक्वेशन आपका देखो ये बन गया। ठीक, अब वही पुरानी बात, इन दोनों को हल करना है, कर सकते हो। कैसे, x की जो वैल्यू हमने यहां निकाली उसको कहां रखना है, यहां रख दें पहले वाले समीकरण में, तो y की वैल्यू निकल आएगी। और फिर जो y की वैल्यू निकले वो यहां रख दें, x की वैल्यू निकल आएगी। बस x और y की वैल्यू तो हमसे पूछी गई है। ठीक है, कर सकते हो पक्का। चलिए करें, खुद करें भैया। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इतना नोट कर लो भाई, इतना नोट कर लो, इसको रब कर देते हैं, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रब कर दें, चलो इसको हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। तीसरे प्रश्न का जो तीसरा पार्ट है उस पर हम पहुंच जाते हैं। लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, लिखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, 3800 रुपए में खरीदी। कोई क्रिकेट कोच होगा, क्रिकेट खिलाने वाला मतलब सिखाने वाला, एक कोई कोच जो है उसने क्या काम किया कि कोई दुकान पे जाके उसने बल्ले और गेंदें खरीदी। बल्ले कितने खरीदे, 7 बल्ले खरीदे, 6 गेंदें खरीदी और उसने पेमेंट उसको दी कितनी, दुकानदार को 3800 रुपए दे दी। ठीक है, चलिए बाद में किसी दिन जरूरत पड़ी तो फिर वो दुकान पे गया, उसने 3 बल्ले खरीदे, 5 गेंदें खरीदी, तब उसने 1750 रुपए दे दी। प्रश्न कहता है आप बताएं कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत कितनी है। चलिए बहुत आसान प्रश्न है। देखो हमने बताया कि 2 चर वाले समीकरणों के लिए 2 शर्तें दी जाएंगी जिससे 2 समीकरण बनाना है। जब समीकरण बना लोगे तो फिर प्रतिस्थापन भी तो आप समझ गए है ना, प्रतिस्थापन तो आप कर सकते हो फिर बड़े आराम से। समीकरण बनाना है, बहुत आसान से समीकरण भी बन जाएंगे, केवल पढ़ना बहुत सहूलियत है। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे प्रश्न में क्या दिया गया है, कैसे कैसे हमें इस पर हमें इक्वेशन में हमें इनको शर्तों को इक्वेशन में कैसे बदलना है। तो प्रश्न कहता है एक जो बल्ला खरीदा और क्या बॉल है ना, बल्ला और बॉल खरीदी। चलो यहां पर लिख देते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य, मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया है। ठीक, और एक बॉल मतलब गेंद, एक गेंद
एक गेंद का जो मूल्य है वो कितना है, मान लेते हैं 22 रुपया है। ठीक, अगर एक बल्ला खरीदेगा तो उसको x रुपया पेड करना पड़ेगा, लेकिन प्रश्न कहता है 7 बल्ले खरीदे तो 7x रुपये लगेंगे। एक बल्ले का x रुपया, 7 बल्ले का 7x रुपया। देखो प्रश्न जैसा कहता है हमें वैसा ही करना है। पहली प्रश्न की शर्त है कि उसने 7 बल्ला खरीदे, 7x रुपया देना पड़ेगा। फिर उसने जो बॉल खरीदी, गेंद खरीदी, वो कितनी 6 गेंदें खरीदी, तो एक गेंद खरीदने के लिए 22 रुपया देना है, 6 गेंदें खरीदी तो 6 22 रुपया देना है। तो ये 7 बल्ले का मूल्य है। देखो ये 7x है, ये बल्ले का मूल्य। 7 बल्ला खरीदे ना, तो 7 बल्ले खरीदे 7x रुपए के, 6 गेंदें खरीदी 6 22 रुपए की। टोटल कर दें, योग कर दें, तो टोटल रुपया कितना दिया उसने 3800, तो बराबर में 3800 लिख दें। आया बात समझ में कि नहीं? ये है देखो बल्ले जो खरीदे वो बल्ले का मूल्य है 7x रुपया, क्योंकि एक बल्ला x रुपए का है, 7 बल्ले 7x रुपए के हो जाएंगे। एक गेंद खरीदी 22 रुपया दिया और गेंदें खरीदी 6, तो 6 22 रुपया की हो जाएंगी। तो ये 7x ये तो हो गए बल्ले के लिए पैसे उसने दिए वो, और ये गेंदें खरीदी 6 उसका मूल्य है, तो दोनों का मूल्य कितना है, दोनों को जोड़ दें। और प्रश्न कहता है 3800 रुपए दिए तो बराबर 3800 लिख दें। तो ये तो हो गई भैया पहली शर्त से आपका एक पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरी शर्त क्या है उसको भी ध्यान से पढ़ो। दूसरी शर्त, जब वो दूसरी बार दुकान पे गया तब उसने बॉलें और आपकी ये बल्ले कितने कितने खरीदी उस पर देखो ध्यान दें। उसने क्या काम किया कि दूसरी बार जब वो गया तब उसने 3 बल्ले खरीदे। एक बल्ला x रुपए का है, 3 बल्ले 3x के हो जाएंगे। इसी प्रकार से उसने जो गेंद खरीदी वो 5 गेंदें खरीदी, तो 5 बाई की ये गेंदें हो जाएंगी। ठीक, एक बाई मतलब एक गेंद 22 रुपया की, 5 गेंदें 5 बाई की। 3x ये हो गए बल्ले का मूल्य, 5 बाई ये गेंदों का मूल्य। कुल मूल्य बराबर कितना है, कुल मूल्य बराबर है 1750 रुपए। कितना है, 1750 रुपए। ठीक, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ भैया इसको हम हल करें या आप कर सकते हो बड़े आराम से, यहां से अथवा यहां से किसी एक समीकरण से x का मान निकालो अथवा y का मान निकालो। तो यहां से निकालो तो यहां रख देना, यहां से निकालो तो यहां रख देना। x y के मानों को हल करके आपसे पूछा गया है, मतलब x और y के जो मान होंगे, x का मान जो होगा वो बल्ले का मूल्य हो जाएगा और जो y का मान निकला है वो गेंद का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो, इतना नोट कर लो भाई। इसके आगे प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है आपको। ठीक है, चलिए कर लेते हैं भैया। और इसके आगे अब हम बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसी में आपका ये चौथा पार्ट है, उस पर हम पहुंच जाते हैं। चौथा पार्ट, ठीक है, इसको रब कर दें। चलो इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से समझो भैया क्वेश्चन नंबर 4 को। चौथा पार्ट है, लिखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखो ध्यान दें, आगे लिखा है 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा उस पर 105 रुपया लग रहा है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा लग रहा है 155 रुपया। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है आपको ये बताना है। और साथ साथ एक बात और लिखी है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक, चलिए ये बाद की बात है, पहले ऊपर वाली बातें समझो। जैसे कोई व्यक्ति किसी टेम्पू पे बैठ जाता है, तो टेम्पू पे बैठने का उसने बताया कि भैया चार्ज लगेगा इतना, और फिर इसके बाद में जितना वो किलोमीटर जाएगा उसके हिसाब से उस पर भाड़ा लग रहा है। देखो प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से, हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कह रहे। प्रश्न कहता है वो देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक है, और आगे प्रश्न में लिखा है 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा उसका क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये आपको बताना है। देखो ध्यान दो, माना नियत भाड़ा, माना नियत किराया लिख दें, भाड़ा लिख दें, एक ही बात है भाई, है ना। माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया है, मतलब x रुपया तो उसको बैठने का चार्ज है समझो, है ना। और फिर वो प्रति किलोमीटर उस पर 22 रुपया लग रहा है, मान लेते हैं। माना नियत भाड़ा x है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर मान लेते हैं 22 रुपया। ठीक,
अब अगर कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर यात्रा जाता है तब उस पर भाड़ा कितना लगेगा? ये तो देखो बैठने का चार्ज है भैया। अब 1 किलोमीटर का 1 रुपया लग रहा है। 1 किलोमीटर, प्रति किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपया है। अगर कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर यात्रा करेगा तो ये x रुपया तो इस पर बैठाई का लगेगा भैया, ये तो लगेगा। और 2 किलोमीटर के 22 रुपया और लगेंगे, तो 2 किलोमीटर के लिए चार्ज जो लगेगा वो कितना होगा? x + 2y हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? फिर से समझ लो भाई, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति टेम्पू से कहीं जा रहा है तो ये तो उस पर बैठने का चार्ज है भैया कि x रुपया तो लगेगा, चाहे बैठ के उतर जाओ तो भी लगेगा। फिर वो जितने किलोमीटर आगे जाएगा भैया, ये उसका रूल है ना, जो टेम्पू वालों ने रूल बनाया, उस जो प्रश्न ने रूल बनाया वो हम बता रहे हैं कि x रुपया तो उसको देना ही देना है। और फिर अगर वो 2 किलोमीटर आगे जाएगा तो 2 रुपया लग जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का 22 रुपया लग रहा है, 2 किलोमीटर का 2 लगेगा, 3 किलोमीटर का 3 लगेगा। तो ये तो बैठने का चार्ज ये है, और प्लस उसके बाद जो जितनी यात्रा करेगा वो अलग लगेगा। तो यहां पर पहली शर्त के मुताबिक देखो व्यक्ति कहां गया, कितनी दूरी गया, ये समझ लेते हैं। देखो पहली शर्त प्रश्न की क्या है? पहली शर्त है प्रश्न की कि व्यक्ति कितने किलोमीटर गया। देखो भाई 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है। व्यक्ति कोई 10 किलोमीटर यात्रा कर रहा है, तो ये देखो ध्यान दें, x रुपया तो उस पर बैठने का चार्ज है, और 10 किलोमीटर का 10 रुपया, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए 22 रुपया लग रहा है, 10 किलोमीटर के लिए 10 रुपया देना ही देना पड़ेगा। तो x रुपया बैठने का और ये यात्रा करने का 10 कुल मिला के रुपया 105 उस पर लग गया। ठीक है, ऐसे तो प्रश्न कह रहा है कि 10 किलोमीटर यात्रा उसने की, तब उस पर 105 रुपया लगा। ठीक है, ये बैठने का चार्ज अलग से लग रहा है उस पर। चलिए, एक तो समीकरण आपका ये हो गया। दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण बन जाएगा, एकदम आसान बात है। दूसरी शर्त आपकी ये है कि यदि ये व्यक्ति 15 किलोमीटर यात्रा कर रहा है तब उस पर 155 रुपया लग रहा है। क्या कह रहा है? यदि यही व्यक्ति 15 किलोमीटर यात्रा कर रहा है, x रुपया तो बैठने का लगेगा, 15 लगेगा 15 किलोमीटर दूरी चलने का, मतलब उस पर वो 15 किलोमीटर यात्रा जा रहा है। 1 किलोमीटर के लिए 22 रुपया लग रहा है, 15 किलोमीटर के लिए 15 रुपया तो बैठ उस पर यात्रा का लगेगा, और x जो उस पर बैठने का चार्ज है ना, नियत भाड़ा जिसको कहते हैं, नियत भाड़ा तो x रुपया लगेगा, और 15 उस पर 15 किलोमीटर यात्रा कर रहा है उसका लगेगा। तो ये कुल मिला के कितना? 155 रुपया। 155 रुपया उस पर ये चार्ज हो गया। तो इस तरीके से भैया दो इक्वेशन देखो बन गए ना। तो इसको हम हल कैसे करेंगे? देखो हल करने का वही तरीका जो हमने बताया। क्या करते हैं? यहां से अथवा यहां से किसी एक चर का मान निकालें, और यहां से निकालें तो इसमें रखें, और इसमें से निकालें तो इसमें रखें। चलो यहां समीकरण 1 से ही निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से बताओ x बराबर कितना हो जाएगा? 105 माइनस 10 ये प्लस का 10 इधर भेज दिया, माइनस का 10। अब यहां जो x की वैल्यू निकली इस पर हमने बताया था नंबर 3 डाल दिया करो। लो भाई 3 डाल दिया। अब क्या करना है? इस x की वैल्यू को कहां निकाल के रखना है? इस वाले समीकरण में रखना है, क्योंकि हमने यहां से निकाला है तो दूसरे में रखना है। लिख दें समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलो यहां रख देते हैं। यहां पर देखो दूसरे नंबर में रखोगे x की वैल्यू, तो यहां पर इस x के जगह पर आपको 105 माइनस 10 लिखना है। ठीक है, इस x का मान कितना लिखना है? 105 माइनस 10 और प्लस का आपका ये 15 लिखा है, लिखा रहने दें, बराबर में 155 लिखा है, वो भी लिखा रहने दें। ठीक है, अब इसको हल कर लें। देखो ये 15 में ये 10 घट जाएगा तो आपको 5 मिलेगा, और बराबर का निशान लगाओ तो 155 तो आपका पहले ही से लिखा है, और ये 105 इधर जाएगा तो माइनस का 105 हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से 5 बराबर हमें मिल जाएगा कितना? देखो 5 में से 5 घट गया 0, और 15 में से 10 घटेगा तो 5 मिलेगा, मतलब ये 50 मिल जाएगा, है ना। अब 5 का भाग करेंगे तो y बराबर तो ये 10 हो गया। y का मतलब कितना हो गया? 10। y का मतलब क्या है? y का मतलब है प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया है, मतलब 10 रुपया 1 किलोमीटर का भाड़ा उस पर लेना है। ठीक, उसका जो टेम्पो वाले का रूल है वो क्या है कि 1 किलोमीटर का 10 रुपया भाड़ा लेना है। ठीक, चलिए
अब यहां पर क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को यहां रख देते हैं, x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। यहां लिख दें y का मान समीकरण 3 में लिख दें। हालांकि ये जरूरी नहीं है 3 में लिख दें, किस में भी लिख सकते हैं। तो चलो यहां पर 3 में लिख दें और ये हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी 105 माइनस 10 इंटू y का मान कितना लिखोगे 10। तो x बराबर हो जाएगा, देखो 105 माइनस 10 का 10 में गुणा 100 कर दें। अब x बराबर कितना हो जाएगा, वही 100 घटा दो 5 बचेगा, मतलब 5 रुपया उसका बैठने का चार्ज है। नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा 5 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया। यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था। यहां लिखो नियत भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया है ना। नियत भाड़ा बराबर कितना है 5 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर आपको लिखना है कितना 10 रुपया प्रति किलोमीटर भाड़ा है। ठीक है। अब प्रश्न आपसे एक और कह रहा है, इसमें एक बात और जुड़ी हुई है, वो क्या है वो भी देखो ध्यान से समझो। इसमें जो शर्त दी गई है वो ये है कि एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। सीधी बात है, देखो 25 क्या लिखोगे यहां पर 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा भैया 5 रुपया तो उसको देना ही देना है। मतलब ऐसे लिख दो x प्लस 25 बाई, मतलब x रुपया तो उसको लगना ही लगना है और 25 किलोमीटर का 25 बाई लगना है। तो x प्लस 25 बाई हो जाएगा, x का मतलब तो हमने 5 देखो निकाल रखा है, प्लस 25 इंटू बाई की वैल्यू 10 है। तो कुल मिला के 5 प्लस 250 बराबर में 255 रुपया उसको देना पड़ेगा। जब वो 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो उसको भाड़ा कितना लगेगा 255 रुपया। ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया भैया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नोट कर लो भाई, आराम से नोट करो। देखो एक एक करके सारे प्रश्न अच्छे प्रश्न होते हैं भैया, ये पूछे जाते हैं परीक्षा में, है ना। नोट कर लो। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। एक बार में अगर कोई बात समझ में ना आए तो वीडियो को रोक के दोबारा भैया देख लो, है ना। वीडियो को देखने से सारी समस्या खत्म नहीं होती है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ लो भैया, है ना। आगे वाले वीडियो में आपको हम सारी समस्याओं का हल देंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसका जो 5वां पार्ट है वो क्या है देखो समझते हैं। देखो लिखा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। भिन्न बताइए। एकदम सरल सी बात है। देखो लिखा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में हमें क्या करना है 2 जोड़ना है, अंश में भी 2 जोड़ना है, हर में भी 2 जोड़ना है, तो वह भिन्न हो जाती है 9/11। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। भिन्न बताइए। देखो ध्यान दो, भिन्न तो भैया आप जानते हो भिन्न क्या है। भिन्न का मतलब अंश बटे हर के रूप में जो हमें लिखी मिले संख्या उसी को तो हम भिन्न कहते हैं। सीधा सीधा अपने मोटे शब्दों में याद रखो कि अंश बटे हर के रूप में लिखी मिलेगी। तो यहां पर देखो जो अगर हम भिन्न माने तो इस प्रकार से मानेंगे, माना भिन्न, ये आपकी भिन्न है x/y। देखो भिन्न यही तो है, अंश बटे हर के रूप में लिख दी, अंश पर x लिख दिया, हर में y लिख दिया, तो भिन्न आपकी हो गई x/y। ठीक है, यही हमें भिन्न ज्ञात करनी है। इसमें हुआ क्या, जो प्रश्न कहता है बस उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। प्रश्न कहता क्या है कि जो अंश और हर दोनों हैं उनमें दोनों में हमें क्या करना है 2 जोड़ना है, अंश में भी और हर में भी। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये देखो x/y जो लिखा है, वो जो अंश लिखा है वो x है, उसमें 2 जोड़ दें। हर है जो y है उसमें भी 2 जोड़ दें। तो ये भिन्न बराबर कितनी हो जाती है 9/11 हो जाती है। भैया जो कहे वही हमें करना है। अंश में 2 जोड़े, हर में 2 जोड़े, जोड़ तो दिया, और ये भिन्न बराबर 9/11 हो जाती है। हो गई कि नहीं हो गई। बस इसको हल कर लें, एक शर्त से एक समीकरण आपका तैयार हो जाएगा। कैसे हल करोगे, 11 का इधर मल्टीपल कर दें और 9 का इधर मल्टीपल कर दें, बस हो जाएगा काम। 11 का इधर करोगे 11x प्लस 11 दूनी 22 लिखोगे, बराबर में 9y प्लस 9 दूनी 18 लिख सकते हो। और यहां से एक स्टेप और बढ़ाओगे तो 11x तो ठीक है, 9y इधर ले आओगे, माइनस का 9y हो जाएगा, बराबर में 18 माइनस 22 हो जाएगा।
ठीक है, प्लस 22 इधर भेज दो, माइनस 22 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक समीकरण हमें मिलेगा 11x माइनस 9y बराबर माइनस का, ये कितना मिल जाएगा भैया, ये माइनस का 4 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस का 4, 18 में से 22 घटाएगा माइनस का 4, एक समीकरण ये बन गया भैया। एक शर्त से एक समीकरण तैयार। यहां पर अब दूसरी शर्त की बात करते हैं। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है हमारी कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दो भाई, कोई बात नहीं। देखो भिन्न तो वही है x बटे वाई, इसमें अंश में भी 3 जोड़ना है, हर में भी 3 जोड़ना है, दोनों में 3 3 जोड़ दो, जुड़ गया ना। तो भिन्न का मान बराबर कितना होता है, 5/6। चलो 5/6 लिख दो भैया, बराबर 5/6। ठीक है, क्लियर बात। यहां पर इसको हल करोगे एक समीकरण, फिर देखो यहां बन जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 6 का मल्टीपल करेंगे, तो 6 का x में गुणा, 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5 का इधर करोगे, इधर मिलेगा 5y प्लस 5 तिया 15 लिख दो। ठीक है, इधर आ जाओ, 5y इधर ले आओ, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, देखो 6x माइनस का 5y बराबर में 15 माइनस 18 लिख दें भाई। ये प्लस का 18 इधर ले जाओ, माइनस का 18 हो जाएगा। तो आपको ये मिल जाएगा कितना, देखो 6x माइनस का 5y और बराबर में 15 में से 18 घटाओगे माइनस का 3। ये हो गया भैया इक्वेशन नंबर 2। अब हम नहीं करेंगे, देखो ध्यान दें, यहां से हमें 2 इक्वेशन मिल गई। अब यहां से हमें प्रतिस्थापन करना है, एक चर का मान एक समीकरण से निकाल के दूसरे में रखना है। अगर इससे x की वैल्यू निकालो तो इसमें रख दो, इससे निकालो तो इसमें रख दो, हो जाएगा काम। ठीक है, इसको आप स्वयं करें और x को और y की जो वैल्यू निकले वो x बटे y इस वाले यहां पर रख के हम भिन्न को बता सकते हैं कि भिन्न हमारी क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो, इतना नोट कर लो, बाकी आप खुद कर सकते हो। चलिए देखो ध्यान दें भैया, ये चलो इसको नोट कर लो। थोड़ा सा हमारे इसमें इंक थोड़ा कम लग रहा है, तब तक हम इंक डाल लेते हैं भाई। कर लो भाई, आराम से नोट करो। चलो आते हैं, देखो बिल्कुल लास्ट और एकदम अंतिम प्रश्न है ना, उस पर आ जाते हैं। इसको हम रब कर दें, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका आखिरी है 6वां, उस पर हम पहुंच जाएंगे। देखो ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से प्रश्न पढ़ें, एकदम आसान से और सहजता से, मतलब कहीं पर भैया इधर उधर दिमाग ना भटके। अगर इधर उधर दिमाग भटक गया तो फिर प्रश्न समझ में नहीं आएगा। आपको बहुत मन से पढ़ना है, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या पूछ रहा है, बस ये बातें समझनी है। 6वां प्रश्न है जिसमें लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, एक कोई जैकब है, एक उसका कोई पुत्र है, 2 व्यक्ति हो गए ना, पिता पुत्र हो गए। पिता का नाम दिया है जैकब और उसका एक पुत्र है। उनकी आयु में संबंध दिया गया है, अब से नहीं 5 वर्ष पहले का दिया गया है। चलो हम सब बात समझ रहे हैं। आगे क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की बात कही उसने, तो 5 वर्ष पहले जो आयु थी उसकी आयु कितनी थी, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, ये भी ठीक है। उनकी दोनों की हमें वर्तमान आयु बतानी। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ध्यान दो, हम ये मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान मानी मौजूदा हालत में जो आज की उम्र है वो बतानी है। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। कितनी है, x वर्ष है। अच्छा ठीक है, उसके पुत्र की मान लेते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी मान लें, y वर्ष है। वर्तमान की बात है। अब प्रश्न कह रहा है जो शर्तें दी गई उनको मिलाओ भाई। शर्तें ये दी गई हैं कि 5 वर्ष बाद, मतलब आज की बात नहीं, 5 वर्ष बाद की बात है। तो 5 वर्ष बाद का मतलब हमें 5 जोड़ देना। जैसे हमने बताया कि आज आपकी उम्र 15 वर्ष है, 5 वर्ष बाद आप कितने के हो जाओगे, 20 साल के हो जाओगे, मतलब उसमें 5 जोड़ोगे। 5 वर्ष बाद का है या पश्चात का है तो आपको जोड़ना है। अगर बाद या पश्चात कहता है तो आपको जोड़ना है।
पूर्व या पहले कहता है तो आपको घटाना है, याद रखना है आपको, है ना। पहले की उम्र इसका मतलब कम और बाद की उम्र इसका मतलब ज्यादा, सीधी सीधी बात है। तो जैकब की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, उसकी पुत्र की वर्तमान आयु है वो y वर्ष है। अब 5 वर्ष पहले की दोनों की उम्रें निकालो। देखो पहले पूर्व का है, देखो ध्यान दें, 5 वर्ष बाद का है भैया, बाद का है, बाद की उम्रें निकालो। देखो यहां लिख दो पहली शर्त के हिसाब से, यहां लिख दो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर, यहां लिख देते हैं। यहां पर आपको क्या करना है, जैकब की आयु में 5 वर्ष जोड़ देना है, तो 5 वर्ष बाद की ये उम्र निकल आएगी। इसी प्रकार 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी 22 + 5 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 22 + 5 वर्ष। ठीक है, आज 22 वर्ष का है, 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 22 + 5 का हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद दोनों की उम्रें ये निकल आई। चलो पहली शर्त प्रश्न की क्या है उसके मुताबिक हम बात करते हैं। पहली शर्त ये है कि जो जैकब की आयु है, जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कितनी है, पुत्र की आयु की, मतलब ऐसा लिखते हैं यहां पर, ये देखो लिख देते हैं जैकब की आयु बराबर, जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी है, पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु, देखो ध्यान दें, ये पुत्र हो गए, ये जैकब हो गए, ये 3 गुने, ये कितने हैं 3 गुने, तो यहां 3 का गुणा कर दें, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ध्यान दो, कभी प्रश्न में ये लिखा हो 3 वर्ष अधिक है तो 3 आपको जोड़ना है, 3 वर्ष कम है 3 घटाना है, 3 गुना है तो 3 का गुणा करना है। देखो याद रखो, इन बातों को कतई बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ लो। यहां लिखा है कि जो जैकब की आयु है वो कितनी है, पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब ये 3 गुने हैं, इनको भी 3 गुना कर दो, बराबर बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो जैकब की आयु कितनी है, जैकब की आयु ये है 5 वर्ष बाद की जो जैकब की आयु है वो आपकी x + 5 है, बराबर 3 इंटू पुत्र की आयु कितनी है, 5 वर्ष बाद की उम्र कितनी है, 22 + 5 है। ठीक, बस एक समीकरण बन गया, समझो x + 5 बराबर 3y + 3 × 5 = 15। इसके बाद देखो ऐसे कर सकते हो, x ये 3y इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 3y बराबर में ये 15, ये 5 कम हो जाएगा 10 बचेगा, सीधा 15 है ना, 5 इधर घटाओगे, माइनस का 5 लिख दें तो 15 में से 5 घटाओगे 10। ठीक है, इस पर हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते, बढ़िया सा ये देखो बन के तैयार, x - 3y बराबर 10। ठीक है, एक इक्वेशन बन गया, एक शर्त से एक इक्वेशन बन गया। दूसरी शर्त से देखो दूसरा इक्वेशन बनेगा। अब देखो प्रश्न क्या कहता है आगे, फिर देखो दूसरी शर्त प्रश्न में ये कहा है 5 वर्ष बाद। अब भैया हम 5 वर्ष बाद दोनों की, 5 वर्ष पूर्व, सॉरी 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्रें निकाल लेते हैं। यहां लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी, जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी। आज है x वर्ष, पहले की निकालना है, 5 घटा दो, x - 5 कर दो, x - 5 वर्ष। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी 22 - 5, इसमें से भी 5 घटा दो। ठीक, 5 वर्ष बाद दोनों की उम्रें ये हैं। अब दोनों की उम्रों में, 5 वर्ष बाद की दोनों की उम्रों में, सॉरी 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्रों में क्या संबंध है, देखो सेकंड शर्त के हिसाब से आपको अब एक और समीकरण यहां मिल जाएगा। जैकब की आयु कितनी है, देखो ध्यान दो, जैकब की आयु बराबर कितनी है, जैकब की आयु बराबर कितनी है, पुत्र की आयु की 7 गुनी है, मतलब यहां जो पुत्र है उस पुत्र की आयु का ये 7 गुना है, तो इसको भी 7 गुना कर दो, अब बराबर हो गई। सेकंड शर्त आपकी ये है कि जो 5 वर्ष की ये बाद की, 5 वर्ष पहले की जो उम्रें निकाली हैं उन उम्रों में क्या संबंध है कि ये जैकब जो है वो 7 गुना है पुत्र से, तो ये 7 गुना है, इसको भी 7 गुना कर दे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जैकब की आयु तो आपको लिखनी है, देखो x - 5 बराबर 7 इंटू पुत्र की आयु कितनी लिखनी है, 22 - 5, 22 - 5। ठीक है भाई, चलिए x - 5 बराबर 7 का अंदर गुणा 7 - 7 × 5 = 35,
ठीक है, इसको हल करोगे इस प्रकार से x माइनस 7y बराबर माइनस में 35 है प्लस में 5 लिख दें तो ये हमें मिल जाएगा एक समीकरण x माइनस 7y बराबर माइनस में 30। ये हो गया इक्वेशन आपका सेकंड। अब बताओ भाई, अब तो बड़े आराम से आप कर सकते हो प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 आपका ये है, समीकरण 2 आपका ये है। इस समीकरण से यदि x का मान निकालो तो आपको यहां लिखना है, इससे निकालोगे तो यहां लिखना है, लिख सकते हो। अब हम नहीं करेंगे, आपको खुद करना है। x y के मान जो होंगे, x का मान जो होगा वो जैकब की आयु हो जाएगा और y का मान जो होगा वो उसके पुत्र की आयु हो जाएगा। ठीक है, क्लियर क्लियर। इसको आप जरूर कर लो भैया, ये बहुत बार पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और यदि ना आ जाए भैया तो मुझे बताना, तो हम अगले वाले वीडियो में आपको इसका सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज पढ़ ली है, और यदि यहां पर कहीं कोई समस्या लगी तो एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट कर लें, दोबारा से देख लें, और फिर भी अगर कोई समस्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लें। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और वीडियो को लाइक भैया जरूर कर दें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।